दोस्तों नमस्कार। क्या ट्रंप साहब ईरान लड़ाई को बीच में छोड़कर जाने का मन बना चुके हैं? जिस तरह के बयान आ रहे हैं उनसे तो यही लगता है। आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्या कारण है और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इन दोनों बातों की आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसीलिए निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि आने वाले दिनों में जो डेवलपमेंट्स हों आप तक उसकी सटीक जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, जब ये लड़ाई शुरू हुई तब से मैं ये कह रहा था कि ट्रंप साहब अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंस गए। उन्होंने कभी इस बात को नहीं समझा कि जब आप एक देश पे इतनी दूर से आक्रमण कर रहे हो, जहां आपकी सीमाएं नहीं लगती, और आज की दुनिया में जब सैटेलाइट से हर चीज का मूवमेंट, चाहे आप पानी के रास्ते आओ या हवा के रास्ते, आपके दुश्मन को पहले ही पता लग जाता है और उनके दोस्त पीछे से उनको पूरी सहायता कर रहे हो, आप इस लड़ाई को आसानी से नहीं जीत सकते। और जहां तक बात है ईरान की, तो 8 महीने पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें हमने ट्रेलर देख लिया था। खैर, आज हम बात करेंगे जो अभी निर्णय लेने के वाले हैं ट्रंप साहब कि हम शायद इस लड़ाई को 2 से 3 हफ्ते में खत्म करके वापस आ जाएंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो तब पता लगेगा, लेकिन आज जो परिस्थिति है इसने ईरान को आगे बढ़ा दिया। अब ईरान के हौसले और बुलंद हो गए हैं और इसी की चर्चा हम आज करने वाले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ईरान इज राइजिंग, क्योंकि अब सवाल इस बात का है कि ईरान को यह लग रहा है कि अब अमेरिका जैसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उनके क्षेत्र में सबसे बड़ी ताकत ही इजराइल, दोनों मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जो उन्होंने नुकसान किया वो तो होना ही था, उसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस एजेंडा से वो आए थे उनको वो कुछ नहीं मिला। ये सोचकर ईरान काफी खुश है। इसीलिए अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? ईरान विल बिकम मोर असर्टिव। जब उनको पता लग गया है कि ट्रंप साहब के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, तो अब वो और एग्रेसिव होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ड्यू टू मिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, हियर इज अ क्लियर ब्रेकडाउन। अब हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। परसेप्शन ऑफ सर्वाइवल इज विक्ट्री फॉर ईरान। ईरान जैसा देश जिस पे इतने सालों से सैंक्शंस थे, कोई ट्रेड नहीं होता था, कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होती थी, उसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को परेशान कर दिया, पसीने छुड़वा दिए, और अब वो वापस जाने की तैयारी में है। तो आप समझ लीजिए कि इससे बड़ी विक्ट्री ईरान को और क्या मिल सकती है। इससे ईरान का कद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए इफ ईरान सर्वाइव्स अ मेजर यूएस इजराइल मिलिट्री कैंपेन, this is a success both domestically and regionally. In geopolitics, this will be framed as winning or indirectly frustrating and defeating America. And this embodies leadership to act more confidently afterwards. अब क्या होगा, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं अब वो और मजबूत होंगे, क्योंकि अब तो पूरा रिसोर्स उनके कब्जे में है। और जहां तक बात है हॉर्मोज की, अब उनको पता है कि इस हथियार का कैसे इस्तेमाल करना है। सैंक्शंस और नो सैंक्शंस, अब ईरान अपनी चाल चलेगा और ईरान का ही फायदा होगा, ये बात भी बहुत क्लियर है। इसीलिए ईरान फील्स विंडिकेटेड, बिकम्स मोर असर्टिव। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीड टू रीबिल्ड डिटरेंस। अभी तक ईरान को यह लग रहा था कि हम शांति से बैठे रहेंगे, स्ट्रेटेजिक पेशेंस काम करेगा, लोग हम पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 2 बार ईरान पे हमला किया। एक बात ईरान को समझ में आ गई कि शांति बनाए रखना कुछ नहीं होगा। अब बात वहीं आ जाती है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आप आक्रामक हैं और सामने वाले को पता लगता है कि मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, तो आपसे लोग डरेंगे। एग्रेशन कभी कभी ज्यादा डिटरेंस का काम करता है, और यही चीज अब आएगी कि अब ईरान अपनी क्षमताएं और बढ़ाएगा, मतलब मोर एग्रेसिव मिलिट्री पोस्चर। अब यहाँ पे न्यूक्लियर और मिसाइल डेवलपमेंट अब तेजी से होगा, और अपने जो प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्ला, हुतीज, ईरान में जो इराक में जो मिलिशिया है वो, और बाकी सीरिया वगैरह जगह पे
अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपने ग्रुप्स को खड़ा करने के लिए अब ईरान और एग्रेसिव होगा। ये बात उनको समझ में आ गई है। कारण एंश्योरिंग नो कंट्री डेयर्स अटैक अगेन, अगली बार कोई हिम्मत ना करे। ये बात अब ईरान को समझ में आ गई है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? पावर वैक्यूम। जो ईरान के अंदर संघर्ष था, पावर वैक्यूम व्हेन द यूएस स्टेप्स बैक, यही तो हुआ था अफगानिस्तान में, यही हुआ था इराक में, यही हर जगह हुआ। जहां जहां से अमेरिका मुंह छुपा के भागा, आधा अधूरा काम करके गया, वहां पे जो लोग ताकतवर थे उन्होंने सत्ता पे काबिज किया और अब सरकार वो अपने हिसाब से चला रहे। इफ द यूएस रिड्यूसेस इट्स डायरेक्ट रोल, रीजनल बैलेंस विल वीकन्स। अब क्या होगा जब ईरान ताकतवर होगा? इसीलिए सऊदी अरेबिया और यूएई, बाकी देश कह रहे हैं कि यार ईरान को किसी तरह से कंटेन करो, क्योंकि अगर ईरान ताकतवर होकर निकला तो आप ये समझिएगा शिया सुन्नी का जो झगड़ा है ये और बढ़ेगा। और सबसे बड़ा खतरा जो मुझे लग रहा है वो है बहरीन, जहां पे 70% आबादी शिया है लेकिन जो शासक है वो सुन्नी है। वहां जनता रिवोल्ट करेगी, ईरान उनका साथ देगा, बहरीन की कुर्सी जाएगी। और बहरीन का राज्य परिवार अगर हटता है तो बाकियों को भी यह संदेश जाता है कि अब आप भी तैयार हो जाइए। तो कुल मिला के जो मिडिल ईस्ट है, अब वहां पे बहुत कुछ होगा अगर ऐसा होता है तो। Iran gets more operational freedom and rival states Saudi, Israel, Gulf will become more cautious, जो मैं आपसे कह रहा हूं। And historically, whenever external pressure drops, Iran expands influence, और वही उनका influence के तरीके हैं। means less containment means more assertiveness। और अभी तक तो आपने sanctions लगाए हुए थे, अब ईरान हुर्मुज का इस्तेमाल करेगा कि जब तक हमारे सैंक्शन नहीं हटते हम दुनिया में तेल नहीं बेच पाते, हम किसी को नहीं बेचने देंगे। अब आपको जो करना है आप कर लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस स्थिति के अंदर ट्रंप साहब क्या करने गए थे? जैसे कहा जाता है ना कि चौबे जी बनने गए थे छब्बे जी और दुबे जी बन के आए। आज ट्रंप साहब का भी हाल वही है। बनने गए थे दुनिया का नेता और ईरान ने खाली हाथ वापस भेज दिया। यह स्थिति आज लग रही है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि जो ईरान है उसको पता था कि खोने को कुछ नहीं है, सैंक्शंस लगे हुए हैं, हम करें या ना करें इससे नीचे क्या जाएंगे। तो डू एंड डाई सिचुएशन में थे। उनके लिए इशू था सर्वाइवल, इसीलिए वो खुल के लड़े। ट्रंप साहब के ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस थे, लोकल पॉलिटिक्स, बजट का टेंशन, इजराइल की सुरक्षा, अपने मिडिल ईस्ट के देशों की सुरक्षा, ईरान को कंटेन करना, बढ़ते हुए तेल के दाम, बिगड़ती हुई यूक्रेन की स्थिति, यूरोप वाले साथ नहीं दे रहे, चाइना का टेंशन अलग, भारत ने अपने आप को साइडलाइन कर लिया। अब ट्रंप साहब को समझ में नहीं आ रहा मैं इस पूरी खिचड़ी से बाहर निकलूं कैसे। और उनका सबसे ज्यादा नुकसान किया उनके रोज होने वाले ट्वीट्स ने। एक कमांडर इन चीफ जो सुबह शाम अपने मन की बात जनता के सामने रखता था और जिसके कारण वो दुनिया में हास्य का पात्र बन गया और दुश्मन को ये बताता रहा कि मेरी सोच कितनी खराब है, जिससे दुश्मन को और सही काम करने का मौका मिलता गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब ईरान ने कहा हेवी सैंक्शंस एंड वॉर डैमेजेस इज ए रिस्क साइकोलॉजी। ये होता ही था। व्हेन ए कंट्री इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर, बिगर रिस्क इंस्टेड ऑफ बैकिंग डाउन। कहने का मतलब है कि अब पीछे हटने का क्या फायदा, हम तो वैसे ही मरे हुए और कितना मार लोगे। इस मानसिकता से जब वो बाजार में उतरे, लड़ाई में उतरे, तो उनके पास एक ही लक्ष्य था, अपनी अस्मिता को बचाना। एंड प्रेशर ऑफन मेक्स ईरान स्ट्रेटेजी मोर एग्रेसिव नॉट लेस, और यही हुआ। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था जब खमेनेई की डेथ हुई थी, जब उन पे हमला करके उनकी हत्या कर दी गई थी। आप मेरा वीडियो देखिएगा इसी प्लेलिस्ट में, ईरान वॉर की प्लेलिस्ट में। तब मैंने कहा था ईरान ज्यादा एग्रेसिव होकर निकलेगा, क्योंकि जब आप किसी के नेता को मार देते हो तो ये राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल बन जाता है। बदला लेने के लिए उनके जितने समर्थक हैं वो तैयार रहेंगे। मान लीजिए कि ईरान में अनरेस्ट है, 20%, 30% लोग उनके साथ नहीं है, 50% तो होंगे। आज भारत में भी जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसके पास एक्चुअल पॉपुलेशन का कितना वोट होता है? मे बी 30%। इसका मतलब ये तो नहीं है कि 70% हिंदुस्तान के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। यही बात समझ में आनी चाहिए कि जो ट्रंप को नहीं समझ में आई कि अगर आप ये कह रहे हैं कि
वहां पे सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन है, लोग नाखुश हैं, ऐसे भी लाखों लोग हैं जो खुश होंगे, तो क्या वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगे? ये कहीं ना कहीं ट्रंप भूल गए। एंड प्रेशर ऑफन मेक स्ट्रेटेजी मोर एग्रेसिव एंड दिस लीड्स टू अटैक्स ऑन शिपिंग रूट्स एंड एनर्जी डिसरप्शन, हॉर्मुज एंड रीजनल एस्केलेशन, जो अभी हम देख रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्या सोचा था ट्रंप ने? हम रिजीम चेंज करेंगे, मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स बदलेंगे। जब आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया तो बात तो बहुत क्लियर है, सत्ता परिवर्तन किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में ऐसे नहीं हुए। आप देख लीजिए, 20 साल अफगानिस्तान रहने के बाद फिर तालिबान आए, जबकि वहां कोई और सरकार नहीं थी। 20 साल डेमोक्रेसी के एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन आया कौन? वापस तालिबान। इसी तरह से इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ। तो ट्रंप साहब शायद मुस्लिम सभ्यता को समझे ही नहीं। वहां दो ही तरीके काम करते हैं, या तो आप हुकूमत के साथ हो या आप हुकूमत की खिलाफत कर रहे हो, और जो हुकूमत में होता है वो खिलाफत करने वाले को आगे नहीं बढ़ने देता। इसीलिए वहां डेमोक्रेसीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो मिडिल ईस्ट के जितने बाकी अमेरिका के दोस्त हैं वहां डेमोक्रेसीज होती। वहां कहीं डेमोक्रेसी नहीं है, वहां सिर्फ शाही परिवार है, और ट्रंप को ये बात समझ ही नहीं आई। इसीलिए वॉर चेंजेस डोमेस्टिक पावर बैलेंस, मॉडरेटेड लूज क्रेडिबिलिटी। राष्ट्रपति साहब ने आके माफी मांगी, बाद में उनको बैक ट्रैक करना पड़ा था, और मुझे लगता है वो जल्दबाजी में उठाया गया शायद उनका कदम था। एंड हार्डलाइंस गेन इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जब उनके नेताओं को मारा गया, उनके लीडर्स और जनरल्स को मारा गया, तो जो नेक्स्ट इन कमांड थे वो सत्ता में आए, उनके पास चार्ज आया, तो उनके पास एजेंडा क्या था? बदला लेना। जब आप बदला लेने की बात करते हो तो वो हार्डलाइन स्टैंड होता है, वो मॉडरेट लाइन नहीं होती है। ये बात भी शायद ट्रंप को किसी ने नहीं समझाई। दिस टिपिकली लीड्स टू टफर फॉरेन पॉलिसी एंड लेस विलिंगनेस टू नेगोशिएट, और यही कारण है कि इस समय ईरान जो है वो कह रहा है हमें नेगोशिएशन करना ही नहीं। हम क्यों नेगोशिएट करेंगे? आपने हमें मारना था, आपने रिजीम चेंज करना था, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे, हम आपके साथ बात ही नहीं करेंगे। इसीलिए ट्रंप साहब फंस गए कि ईरान को कैसे दबाएं, समझ में नहीं आ रहा। सिग्नल टू द वर्ल्ड, ईरान कैन नॉट बी कंटेन्ड। अब ये बात तो सबको समझ में आ गई। एंड ईरान ऑल्सो वांट्स टू सेंड ए मैसेज टू यूएस, विड्रॉल मीन्स वी डिड नॉट ब्रेक। तुम हटे ना, हम तो नहीं हटे। ये मैसेज गया ट्रंप को। टू एलाइज, वी आर स्टिल अ रीजनल पावर। दुबई, सऊदी, कतर, बाकी जो देश हैं उनको भी समझ में आ गया कि ईरान छोटी ताकत नहीं है, हल्के में नहीं लेना है। और जो एडवर्सरीज थे उनको भी समझ में आ गया कि अगर आपने पंगा लिया तो जवाब की तैयारी में रहिएगा, हम अब आपको छोड़ेंगे नहीं। ये मैसेज तीनों के पास चला गया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि रीसेंट एस्केलेशन अक्रॉस गल्फ कंट्रीज एंड प्रॉक्सीज रिफ्लेक्ट सिग्नलिंग। मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लड़ाई जारी है, लेकिन जो ट्रंप साहब ने कहा कि हम 2-3 हफ्ते में लड़ाई खत्म करके वापस अपने घर चले जाएंगे, ये मैसेज ही दुनिया को हिलाने के लिए काफी है। इसीलिए अगर हम इसको समअप करने की कोशिश करें तो मेरा क्या कहना है, ईरान बिकम्स मोर असर्टिव नाउ बिकॉज सर्वाइवल अ मेजर कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हमने बोरिया बिस्तर बंधवा के घर भेज दिया है, ईरान ये बोलेगा। तो आप किस चीज की बात कर रहे हो? आप हो कौन? जब इस क्षमता से ईरान बात करेगा तो उसकी बात में दम होगा, इस बात को समझिएगा। साथ ही अब वो कहेंगे ठीक है, अब हमें समझ में आ गया इनको कैसे कंट्रोल करना है। दे विल रिस्टोर टू डिटरेंस। मिसाइल पे और काम होगा, न्यूक्लियर पे काम होगा, प्रॉक्सीज पे काम होगा। जो उन्होंने गलतियां करी या उनके जो नुकसान हुए उससे वो सीखेंगे, ताकि अगली बार इतना नुकसान भी ना हो। और साथ ही अब हुर्मुज पे कब्जा है तो अब दादागिरी कौन करेगा? तो जो अभी तक आप सैंक्शन की धमकी दे रहे थे, आपको वो भी हटानी पड़ेगी, एक्सटर्नल प्रेशर भी घटेगा। इंटरनली जो हार्ड लाइनर्स हैं अब वो हावी होंगे। अभी तक तो आप कह रहे थे कि वहां की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, डेमोक्रेसी नहीं है वगैरह वगैरह। ये बात अलग है कि जितने भी बाकी ट्रंप के दोस्त हैं मिडिल ईस्ट में, कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। ईरान में फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन, वहां फिर भी चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है, मतलब इलेक्शन होता है। बाकी देशों में तो ये भी नहीं होता, और ट्रंप को वहां पे कहीं डेमोक्रेसी की टेंशन नहीं है, सिर्फ ईरान में है। इसीलिए अब हार्डलाइन वहां काबिज होंगे। इट सीज स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी इन chaos।
और यही बात ईरान को समझ में आ रही है कि अब पूरी दुनिया जब परेशान है तेल के दाम को लेकर, होर्मुज को लेकर, अब ईरान अपना चेस ढंग से खेलेगा। और आने वाले दिनों में जो मुझे लगता है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां की जो पॉलिटिक्स है, जहां जहां पे शिया हावी हैं या पॉपुलेशन में ज्यादा हैं, वहां पे आप राजनीतिक हलचल देखेंगे, क्योंकि उनके भी अब हौसले बुलंद होंगे। ईरान अब खुल के उनका समर्थन करेगा कि आप डेमोक्रेसी लाइए। अब तो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे ना, बहरीन में चुनाव करवाइए, बहरीन में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, दुबई में चुनाव करवाइए, सऊदी में चुनाव करवाइए। अगर ईरान ये डिमांड रख दे तब क्या होगा, इस पे सोचिएगा। इसका मतलब अब सिंपल बात जो हमें समझ में आती है, बिफोर अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड वेट। अभी तक ईरान यही कर रहा था, यार हम लड़ाई नहीं चाहते, आराम से रहो, नुकसान हो जाएगा। जब सब कुछ हो गया, अब शो स्ट्रेंथ एज नो वन कैन अटैक अगेन। अब ईरान की नीति ये बन गई कि साहब अब आप इनको ही ठिकाने लगाओ ताकि ये बार बार कूद के मेरे ऊपर ना आए। तो दोस्तों, जो ट्रंप ने अब ये इंडिकेशन दिया है कि 2 से 3 हफ्ते में वो अपना बोरिया बिस्तर लपेट के घर जाने की तैयारी करेंगे, इसका मतलब ये है कि ईरान का स्टेटस वर्ल्ड में बढ़ गया है। बहुत कुछ बदलेगा, इस बात को समझना होगा। सैंक्शंस की रिजीम, यूक्रेन पे क्या असर होगा, ताइवान पे असर क्या होगा। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप दोबारा मेरे इसमें प्लेबुक में जाइए, कि ये अमेरिका की आखिरी बड़ी लड़ाई होगी। अब हिम्मत नहीं होगी अमेरिका की किसी और देश पे हमला करना। हाँ, क्यूबा वगैरह पे टाइम पास करने के लिए, कब्जा करने के लिए ट्रंप साहब तमाशा करते रहेंगे, लेकिन किसी और बड़े देश पे उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आक्रमण करें। लोगों ने सीख लिया, ईरान से सीख लिया कि अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। भारत को भी सीखना होगा, क्योंकि हमारे आसपास पाकिस्तान, चाइना जैसे एडवर्सरीज हैं, उनसे भी बचाव के लिए हमें तैयारी रखनी है, क्योंकि ट्रंप उन दोनों का साथ देगा भारत के अगेंस्ट, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहता भारत आगे बढ़े। ये पहले दिन से मैं बोल रहा हूं। ये सब कहने की बातें, वी आर डेमोक्रेसी, यू आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी, ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और भाषण की बातें हैं। अंदर की बात यह है कि भारत आगे बढ़े दुनिया का कोई देश नहीं चाहता। हर देश चाहता है भारत बाजार की तरह कटोरा लेके खड़ा रहे, हम अपना माल बेचते रहें। कोई नहीं चाहता भारत सक्सेसफुल हो। और हमारी सरकार भी इतनी केयरलेसनेस में कभी काम कर लेती है कि हम एजेंडा छोड़ के पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। इकोनॉमिक फोकस हमने किया नहीं। मेक इन इंडिया 11 साल हो गए, हम कहां पहुंचे? जितनी तरक्की करनी चाहिए थी क्या हमने करी? वी हैव टू बी क्रिटिकल। इसमें किसी को क्रिटिसाइज करना बुरा नहीं है। राष्ट्र हित में अगर काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, उसको इवेल्युएट करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र हित। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ईरान युद्ध का क्या नक्शा बदलेगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।